हाँ तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रिंग जो होती है तो रिंग पे चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, रिंग के पेरीमीटर में। तो आप ऐसे समझिए कि जो ब्लैक कलर का है ये रिंग है और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो इस पेरीमीटर में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मतलब चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो है ये है आपके रिंग का एक्सिस। अब हमें क्या करना है, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो ये एक्सिस है, एक्सिस का कोई एक पॉइंट आप ले लीजिए। तो लेट से ऐसा करते हैं, हम एक्सिस का ये वाला पॉइंट लेते हैं। आपको मिड पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं। ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट होगा तो इसका एक्सिस से कुछ डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं कितना x। एक चीज ध्यान दीजिए, अभी तक मैंने ये नहीं बोला है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। तो चार्ज यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। मैं आपसे जनरल बात कर रहा हूं। तो इस वाले पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो इस पे जो रिंग है हम क्या करेंगे, इस पे बहुत सारे एलिमेंट कंसीडर करेंगे हर जगह पे, तो छोटे छोटे डीएल लेंथ का। और ईच डीएल लेंथ में कुछ चार्ज होगा डीक्यू। तो अगर मैं इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो यहाँ एस लिखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इसका एक एक्सिस से एंगल आएगा थीटा। ठीक, अब एक्सिस से जो एंगल आएगा थीटा, तो देखिए ये वाला पेन और ये वाला पेन नोटिस करिएगा, ये वाला पेन और ये वाला, ये जितना एंगल होगा उतना ही रेड कलर के पेन के बीच में एंगल होगा। और यही कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस से एंगल। अब बताइए अगर मैं कोई दूसरा एलिमेंट लूंगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कोई एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हैं, बराबर। तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं DE1, इस एलिमेंट के कारण मान लेते हैं DE2, इस एलिमेंट के कारण मान लेते हैं DE3, इस एलिमेंट के कारण मान लेते हैं DE4। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो गए और हर एक के कारण अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का जितने भी एलिमेंट हैं, इन सब की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो एक्सिस से एंगल आएगा वो सबके लिए बराबर आएगा, सबके लिए वो एंगल बराबर आएगा। तो मान लेते हैं वो एंगल कितना है, थीटा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस से एंगल अगर थीटा है, तो एक्सिस के अलावा कंपोनेंट क्या आएगा इसका, DE cos थीटा। ऐसे देखो अगर ये वाला एलिमेंट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स से DE2 और एक्सिस से एंगल मान लेते हैं थीटा, तो कंपोनेंट क्या आएगा, DE2 cos थीटा। तो यही है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये हमारा रिंग है, इस रिंग पे से बहुत सारे एलिमेंट कंसीडर करेंगे और ईच एलिमेंट का जो रिंग होगा और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एंगल एक्सिस से कितना आएगा, d थीटा। तो ऐसा करते हैं, मैं इस एलिमेंट के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के दिखाता हूं। इस एलिमेंट के कारण, तो इस एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोल देता हूं DE1। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट होंगे। तो इस वाले पॉइंट पे ना आपको ऐसे कोन जैसा दिखेगा, ऐसे किसी कारण इधर होगा, किसी कारण इधर होगा, किसी कारण इधर होगा। और जो एंगल आएगा एक्सिस से वो एंगल कितना आएगा, थीटा। ऐसे कोन दिखेगा आपको और एक्सिस से जो एंगल आएगा वो एंगल कितना आएगा, थीटा। तो सभी का जो कंपोनेंट आएगा एक्सिस के अलावा वो क्या आएगा, DE1 cos थीटा, DE2 cos थीटा एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, DE1 का वैल्यू लिखेंगे। तो DE1 का वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो मैंने मान लिया कि इस एलिमेंट में चार्ज कितना है, DQ1। तो DE1 का वैल्यू कितना आया, K DQ1। अब ये डिस्टेंस का स्क्वायर कितना आएगा, तो ये रेडियस R है और ये कितना है x। तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर कितना आएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये कितना आया नीचे, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ऐसे ही जब मैं दूसरा एलिमेंट लूंगा उसके लिए भी ये डिस्टेंस सेम आएगा, क्योंकि ये x तो सेम है और ये r भी सेम है। तो कितना आएगा, k dq2 अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो दूसरे एलिमेंट का चार्ज मैंने क्या मान लिया, dq2। ऐसे सब एलिमेंट के लिए लिखा जाएगा, cos थीटा कॉमन ले लिया। अब आप ऐसे करिए, k r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा, dq1 प्लस dq2 एंड सो ऑन। तो dq1 प्लस dq2 एंड सो ऑन, ये सारा मिलके क्या बनेगा, रिंग का नेट चार्ज। तो ये कितना आया, k q cos थीटा बाहर था, r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। cos थीटा का वैल्यू लिखा जाए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, x, और हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक, अब ये मैंने अब ये जो वैल्यू आया ये कौन है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट पॉइंट ए पर। कौन से डायरेक्शन में, अलोंग द एक्सिस। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका कंपोनेंट है। कौन से डायरेक्शन में? अलोंग द एक्सिस। और ये याद रहे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है अलोंग द एक्सिस, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये हम एक बार और सीखेंगे आगे पोटेंशियल में, ठीक। तो यहाँ पे आपको मैंने प्रूफ करके समझाया है कि जो अलोंग द एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली। अब बात करते हैं कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो क्या होता। तो अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो बाकी किसी और डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं आता, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता? इसी डायरेक्शन में आता, और वही क्या हो जाता? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रिंग का जो नेट फील्ड होगा वो किधर होगा? अलोंग द एक्सिस। क्यों? क्योंकि बाकी कंपोनेंट क्या होंगे? जीरो। तो अलोंग एक्सिस वाला ही क्या बन जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें देखिए हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा के दिखाते हैं आपको। मान लीजिए x बहुत छोटा होता है r से, x बहुत छोटा होता है, इसका मतलब है r से मान लो ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर के लिए छोटा 10 सेंटीमीटर तक हम छोटा मान लेते हैं। तो अगर रेडियस 1 मीटर है तो 10 सेंटीमीटर तक के जो पॉइंट होंगे उनको क्या मान लिया जाएगा? छोटा डिस्टेंस मान लिया जाएगा। तो अगर x आपका r से बहुत छोटा होता तो E नेट को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए r और x, तो x बहुत छोटा है तो x को r में ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसको यहां से भगा दीजिए। तो कितना आया? kqx/r³। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर बात करते हैं कि मान लीजिए x हमारा बहुत दूर होता। x अगर हमारा बहुत दूर होता तो इस फॉर्मूले में आप देखिए इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, इसमें देखिए नीचे r² को x² में ऐड करने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि x बहुत ज्यादा है। तो नीचे क्या आएगा? पार्ट 2 से 2 कटेगा, नीचे कौन आएगा? x3। x से 8 कटेगा तो कौन आया? kqx²। तो ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि रिंग को पॉइंट चार्ज मान लिया हो और फार अवे पॉइंट पे क्या लिख दिया हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो सही बात है, ये ऐसा ही, मतलब ये जो रिंग है फार अवे पॉइंट के लिए कैसे बिहेव करेगी? लाइक ए पॉइंट चार्ज। ये हम नहीं कह रहे, ये मैथमेटिक्स कह रही है। देखिए फॉर्मूला क्या है? kqx²। और ये फॉर्मूला किसका होगा? अगर यहाँ पे q चार्ज रखा हो, q पॉइंट चार्ज रखा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लिखी जा रही हो? बहुत दूर वाले पॉइंट पे। तो ये याद रखिएगा कि नोट मैंने लिखा है, नोट लिखा गया है कि फॉर फार अवे पॉइंट रिंग बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। मतलब अगर आपको बहुत दूर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो आप इस रिंग को क्या करिएगा? एक पॉइंट चार्ज मान लीजिएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दीजिएगा। तो देखिए ये जो एनालॉजी है ना, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रिंग के लिए वैलिड है, कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, एनी काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज वैलिड फॉर ऑल। एक के लिए दिक्कत है तो मैं समझाऊंगा, अभी आप ऐसे समझे कि सबके लिए वैलिड है। कहां दिक्कत है वो अभी बताऊंगा, सवाल है एक उसमें समझाएंगे। अब तो अभी आप ऐसे समझ लो कि सबके लिए वैलिड है, ठीक। अब मैं आपको, हमने एक वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीखा था। L लेंथ का वायर है, ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, लेट्स से चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो मैं जानता हूं कि अगर मेरा r बहुत ज्यादा हुआ इस L के कंपैरिजन में तो ये बहुत दूर का पॉइंट हो जाएगा। तो θ1 और θ2 क्या हो जाएंगे? बहुत स्मॉल, टेंडिंग टू 0। तो मैं लिख सकता हूं θ1 टेंडिंग टू 0 एंड θ2 टेंडिंग टू 0। तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है Ex, उसका फॉर्मूला क्या होता है? k λ/r sin θ1 sin θ2। तो sin θ1 अगर θ1 बहुत स्मॉल है तो sin θ1 बराबर होगा tan θ1 के, और tan θ1 क्या लिख दिया जाएगा? L/r1। तो sin θ1 किसके बराबर? tan θ1, और tan θ1 क्या लिख दिया? L1/r। θ2 बहुत स्मॉल, sin θ2 किसके बराबर होगा? tan θ2, और tan θ2 को क्या लिख दिया? L2/r। तो Ex का जो वैल्यू आया वो क्या आया? k लैम्डा, r कॉमन आया r², और L1 + L2 टोटल लेंथ किसके बराबर आ गया? L। अब देखिए फॉर्मूला क्या है? Ex = k λ/r²। अब ये लैम्डा इंटू L क्या है? तो लैम्डा इंटू L तो इसका पूरा चार्ज हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं? k वायर का चार्ज अपॉन r²। मतलब अगेन फॉर्मूला वैसा ही आ गया जैसे कि ये एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया गया हो। हाँ, तो ये याद रखिएगा कि जो ये आर्गुमेंट है ये एक जनरल आर्गुमेंट है जो सभी के लिए वैलिड होता है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो। क्या कि फॉर फार अवे पॉइंट सिस्टम को हम क्या मान सकते हैं? एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए। ये हम नहीं कह रहे, ये कौन बता रही है? मैथमेटिक्स। Ey कंपोनेंट ये कितना आएगा? 0, क्योंकि फार अवे पॉइंट पे पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये वाला कोई कंपोनेंट नहीं आना चाहिए, तो कैलकुलेशन करके देख लो।
थीटा 1 tan into 0, थीटा 2 tan into cos 0 1, 1 कितना आ गया 0, तो E by कितना आया 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया आपका KQ/R², तो ये याद रखिएगा, ठीक। अब इस रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड पाते हैं, ये रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, आपको हमेशा याद होना चाहिए, ये किधर है, अलोंग द एक्सिस, और जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो एक्सिस का, जब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अलोंग द एक्सिस, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, अलोंग द एक्सिस। अच्छा ऐसा क्यों होगा, अगर किसी के मन में डाउट आ रहा हो तो मैं समझा देता हूं, सुन लीजिए। कौन कलर नहीं यूज हुआ, ब्लू, ठीक। तो ऐसे देखिए कि मान लीजिए इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हैं, ठीक, और हम इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, तो अगेन सिमेट्री आर्गुमेंट, आप ऐसा करिए, आप ऐसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो अब जो नीचे, अब ऐसे देखिए, आप एक प्लेन काटिए, ऐसे एक प्लेन काटिए, तो जैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्लेन के ऊपर है वैसा ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्लेन के नीचे है, किसके ऊपर, रिंग के ऊपर, तो नीचे वाली साइड नाराज हो जाएगी, बोलेगी जब ऊपर और नीचे डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा ही था तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर क्यों हुआ, नीचे क्यों नहीं हुआ, तो ऐसा हो नहीं सकता, तो इसीलिए सिमेट्री वाले केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा, अलोंग द एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, तो हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस उसका फार्मूला आपको याद है और ये फार्मूला है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे जैसे x बदलेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलेगी, तो हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये मेरा रिंग है, ये मेरा एक्सिस है, इसका रिंग का एक्सिस, ये फार्मूला किसका हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, और ये मेरा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक्सिस, मतलब ये एक्सिस जैसे ग्राफ में बनाते हैं ना एक्सिस, ये वही एक्सिस है ग्राफ वाला, ठीक, और ये है मेरा पोजीशन वाला एक्सिस, ठीक। तो मुझे बताइए x इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप इसमें x को 0 पुट कर दीजिए, कहां है फॉर्मूला ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा 0, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा 0। अब ये देखिए, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, इसका ग्राफ आप मैथमेटिक्स की हेल्प से बना सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं ग्राफ क्या आएगा। तो जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा, ग्राफ जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसका वैल्यू बढ़ेगा, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा फंक्शन का वैल्यू बढ़ेगा, तो यहाँ पहुंचे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ा, तो देखो थोड़ी हाइट ज्यादा बनाई मैंने, यहाँ पहुंचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ा, तो देखो थोड़ी हाइट ज्यादा बनाई मैंने, यहाँ पहुंचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और बढ़ा, तो ये हाइट थोड़ी और ज्यादा बनाई मैंने। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस मेरी बात को एक्सेप्ट करिए कि r/√2 पे जब हम पहुंच जाते हैं तो उस वाले पॉइंट पे, मतलब कौन से पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, किसके कंपैरिजन में, इन वाले पॉइंट्स के कंपैरिजन में, ठीक। और फिर हम आगे बढ़ते लगते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक। तो देखिए, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और इस डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव, तो ये वाले जो पॉइंट थे इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी, राइट साइड में, उसको क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए मैंने ग्राफ को किधर बनाया है, एक्सिस से ऊपर। अब इन वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए मैंने ग्राफ को किधर बनाया है, एक्सिस के नीचे। और जैसे जैसे हम चलते जाएंगे तो सिमिलर स्टोरी, अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, मैग्नीट्यूड वाइज तो कहानी सेम रहेगी, क्योंकि ये मॉड x हो जाएगा, ये x स्क्वायर, इसको प्लस माइनस से फर्क ही नहीं पड़ता, और ये क्या हो जाएगा, मॉड x। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो जैसी कहानी मैग्नीट्यूड वाइज इस साइड में थी वैसी ही कहानी मैग्नीट्यूड वाइज इस साइड में होगी। तो पहले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, r/√2 पर मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आएगा, और फिर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटेगा। तो ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए। तो मैं तो बोलूंगा ना, आप इसको रट लो कि जो ये वाला फंक्शन होता है, इस वाले फंक्शन की जो ग्राफ का नेचर होता है वो नेचर इस तरह का होता है, मतलब x इक्वल टू 0 पे 0 होता है, फिर बढ़ता है और फिर घटता है, पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव होता है और x नेगेटिव के इसकी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव, x पॉजिटिव पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव। तो मैं आपसे बोलूंगा इस फंक्शन को याद कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये फंक्शन कई बार आता है, ठीक। अब इस पे बेस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, आपको ये पता करना हो कि r/√2 पे कैसे मैक्सिमम आया, तो ठीक है मैं सॉल्व कर दूंगा अगर जगह बचेगी तो, नहीं तो अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक। खुद भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले इसको सवाल को करते हैं, मान लेते हैं कि r/√2 पता चल गया मैक्सिमम है। क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट चार्ज है, सेंटर पर है और वो इक्विलिब्रियम में है, और हमें ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करना है, ग्रेविटी 0, ग्रेविटी कंसीडर नहीं करना है, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी 0 है, और एक पॉइंट चार्ज है और वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक। अब मैंने क्या किया, उसको अलोंग द एक्सिस डिस्प्लेस किया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया और फिर छोड़ा, तो वो क्या करता है, एसएचएम करता है। तो मुझे एसएचएम का टाइम पीरियड बताना है। रिंग के बारे में बताया गया है कि रिंग का चार्ज कैपिटल Q है, रेडियस R है, रिंग फिक्स है,
रिंग कहीं चल के नहीं जाएगी। और ये स्मॉल q चार्ज जो है ये फ्री है मूव करने के लिए, और इस पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, रिंग का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब मैंने इसको साइड करके छोड़ा तो मैंने माना इसको मैंने यहाँ किया, और ये जो मेरा डिस्टेंस है x है, तो देखिए मेरे चार्ज पार्टिकल पे यहाँ पे नेट फोर्स 0 था, तो इस जगह का नाम क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन। अब आपको याद होना चाहिए कि एसएचएम में जो एक्सेलरेशन होता है वो मीन पोजीशन की तरफ होता है, और एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मीन पोजीशन से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इस स्मॉल चार्ज q का एक्सेलरेशन लिखते हैं e। तो a का वैल्यू क्या आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लिख लो, ये लीजिए, इसमें मास का डिवाइड लगा दो, ये लीजिए, तो ये कौन आ गया आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड x के प्रोपोर्शनल है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, हाँ, तो इस वाले चार्ज को आप नेगेटिव चार्ज मानिए, ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तो नेगेटिव चार्ज है तभी ये सिस्टम करेगा, पॉजिटिव सिस्टम नहीं करेगा। तो इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो कौन सी डायरेक्शन लगता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। और फोर्स कितना लगेगा, वो F कितना लगेगा, QE। तो यहाँ पे और एक्सेलरेशन कितना आएगा मेरा, ये रहा एक्सेलरेशन कितना, QE/m। तो E का वैल्यू हम जानते हैं इस वाले पॉइंट पे, आपको मैंने बोला था ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कितना, KQX/RQ। ये कब के लिए वैलिड है, जब x बहुत कम हो r से। तो हमें सवाल में दिया था स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया, और एक्सेलरेशन हम किससे कंपेयर करेंगे, ω/x। तो ओमेगा का जो वैल्यू है वो है √k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन m r3, और अगर टाइम पीरियड लिखा जाए तो वो है t = 2π √m r3 अपॉन k कैपिटल Q स्मॉल q, ठीक। अगला एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि एक रिंग है, चार्ज कैपिटल Q है, R है, चार्ज मान लेते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, और सेमी इनफाइनाइट वायर का जो एक पॉइंट है वो रिंग के सेंटर पर है, और हमसे ये पूछा गया है कि बताइए इस रिंग ने इस वायर पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया। मेरा रिंग का वायर पे मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है। तो देखिए कई बार जब सवाल पूछा जाता है ना कि इसका फोर्स इस पे निकालिए, तो आप इसको ना एक बार उल्टा भी सोच के देखा करिए कि इसका फोर्स इस पे निकाल लीजिए, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है जितना इस ऑब्जेक्ट ने इस पे फोर्स लगाया होगा उतना ही इस ऑब्जेक्ट ने इस पे लगाया होगा। तो जब पेपर में पूछा जाता है तो वो उस साइड से पूछा जाता है जिससे वो जिधर साइड से वो टफ दिखे। तो देखिए जब मैंने आपसे पूछा है कि रिंग के कारण वायर पे लिखिए, तो इस साइड से थोड़ा टफ दिख रहा है, आपको आसान दिखेगा किस साइड से। अगर आप ऐसे देखें कि वायर का फोर्स रिंग पे निकालिए, तो अगर वायर का फोर्स आप रिंग पे निकाल लेंगे तब तो बहुत आसान है। कैसे आसान है कि जो ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे जो वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, k λ/r, क्योंकि यहाँ से तक का डिस्टेंस कितना है, r। तो हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रिंग पे इस डायरेक्शन में वो कितना होगा, k λ/r। हर जगह कितना होगा, k λ/r। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और कंपोनेंट होगा बाहर की तरफ, तो उसका फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स आया इस पे, जो नेट फोर्स आया रिंग पे, एक फोर्स ऐसे आएगा, ये फोर्स ऐसे आएगा, तो ये दोनों पेयर कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। ये वाला कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वायर के कारण दो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होते हैं। एक ऊपर जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, ये वायर है, और मैं इस वाले पॉइंट पे अगर आपको मान लीजिए ये वायर है, और इस वायर के कारण इस वाले पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो एक कंपोनेंट इधर होता है और एक कंपोनेंट इधर होता है। तो मैं कह रहा हूं जैसे ही सिमिलरली यहाँ वाला पॉइंट देखिए, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ इधर होगा, वही मैं बात कर रहा था। तो जो ये वाला चार्ज होगा और ये वाला चार्ज होगा, इस पे ये वाला फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, एड अप। और ऐसे ही सभी पेयर के लिए होगा, तो ये वाला फोर्स एड अप होकर क्या हो जाएगा, k λ/r, और सारा फोर्स एड अप होगा। मतलब देखिए यहाँ कितना लगेगा, dq * k λ/r, यहाँ पर dq * k λ/r, यहाँ पे dq / k λ/r, कौन सा, अलोंग द वायर। तो सब एड अप हो गए, dq क्या बनेगा, टोटल चार्ज। तो ये कौन हो गया आपका फोर्स। तो इतना फोर्स ये दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे, मतलब रिंग वायर पे, वायर रिंग पर। ये फोर्स किधर होगा, अलोंग द एक्सिस, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, और अगला क्वेश्चन है कि एक रिंग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रिंग पर चार्ज है +q, और रिंग के सेंटर पे एक चार्ज है -q, एंड ऑल आर एट रेस्ट, सब फिक्स है, कोई नहीं चल। और हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया पॉइंट ए पे, और ये बताया गया कि जो पॉइंट ए है उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, x, और x बहुत ज्यादा है r से। अब मैंने आपको बोला था जब भी कभी फार अवे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़े, आप पूरे चार्ज को नेट चार्ज करके एक पॉइंट चार्ज मान लेना।
ठीक है। और ये एक मैथमेटिकल एनालॉजी थी जो हमें यहाँ से करके मिली थी, एक मैथमेटिकल एनालॉजी थी, और इस एनालॉजी में हमने अप्रॉक्सीमेशन लगाया था और उस अप्रॉक्सीमेशन के बाद ये एनालॉजी हमें मिली थी। तो ये एनालॉजी एक ही जगह पे बस थोड़ा काम नहीं करती या फिर थोड़ा ज्यादा इनकरेक्ट रिजल्ट देती है, और वो यही वाला सिचुएशन होता है जब सिस्टम पे नेट चार्ज 0 आ जाए। तो ये वाली एनालॉजी बस एक जगह आपको तकलीफ देती है, कब? जब सिस्टम पर नेट चार्ज क्या हो जाए? 0। उस वाले केस में आप इस एनालॉजी को यूज ना करें, अदरवाइज ऑलवेज इस एनालॉजी का यूज करें। तो ये वही वाला केस है। अगर आप बोलेंगे प्लस की माइनस की 0, तो आप तो बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0, और 4 ऑप्शन में एक भी ऑप्शन नहीं होगा 0 का, तो दिक्कत हो गई। तो इसको कैसे डील करते हैं, तो इसको मैं आपको सिखाता हूं कैसे डील करते हैं। तो प्लस चार्ज जो है रिंग का, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। कितना होगा? KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। और जो आपका पॉइंट चार्ज है Q, इस पॉइंट चार्ज Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। कितना होगा? वो होगा KQ अपॉन X स्क्वायर। तो कोई ये बोले माइनस क्यों नहीं लिखा, तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है। माइनस के रोल से मैंने क्या डिसाइड किया? डायरेक्शन। ठीक। अब आप देखिए, हम अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो मान लेते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक। तो ई नेट कितना आया आपका ई नेट आया KQ अपॉन X स्क्वायर माइनस KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक। आप क्या करिए, KQ कॉमन ले दीजिए, KQ कॉमन ले दीजिए, यहाँ क्या बचेगा? 1/x। और मैं कहता हूं कि यहां से आप क्या करिए ना, x, ये 1/x स्क्वायर बचेगा यहाँ। ठीक। यहां से आप x स्क्वायर कॉमन ले दीजिए, तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर कौन आएगा? x3, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, और x से x कटेगा तो यहाँ क्या बनेगा? -1/x स्क्वायर। अच्छा चलिए हम यहाँ लिखते हैं, तो ई नेट यहाँ लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ई नेट ये आया, चलिए कॉमन बाद में लेते हैं, KQ/x स्क्वायर माइनस, पहले यहां से x स्क्वायर कॉमन लो, तो बाहर कौन आएगा इस ब्रैकेट के? x3, क्योंकि पावर 3/2 लगा है। ठीक। और x3 से x कटेगा एक, तो नीचे क्या बचेगा? x स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा? 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक। अब आप क्या करिए, इस 3/2 को पावर KQ/x स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए और इस पावर को ऊपर ले जाइए, तो ये आया ई नेट इक्वल टू KQ अपॉन x स्क्वायर। यहाँ आया 1 माइनस, ये क्या आया? 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2। सॉरी, अपन ने x कॉमन लिया था, तो ये R स्क्वायर बाई x स्क्वायर बनेगा। हमने कौन कॉमन लिया था? x लिया था। ठीक। तो इसको आप ऊपर ले जाते, क्या बना? R स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर की पावर -3/2। अब हम जानते हैं कि अगर 1 प्लस x की पावर n लिखा हो और x 1 से बहुत छोटा हो, तो उसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। तो इसमें जब आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो कितना आएगा? ये आएगा KQ/x स्क्वायर 1 माइनस 3/2 आगे कूद जाएगा, माइनस से ऊपर होगा तो 1 माइनस प्लस 3/2 R स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ठीक। अब 1 से 1 कट जाएगा, तो ई नेट का जो वैल्यू आया आपका, बड़े ध्यान से, ये कितना आया? वो आया KQ अपॉन x स्क्वायर इनटू 3R स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपका वो आया 3/2 KQ/R स्क्वायर अपॉन x की पावर 4। तो ये याद रखिएगा, जब जब सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होता है ना, तब तब इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे गड़बड़ मतलब ऐसे थोड़ा अजीब फंक्शन आते हैं। जैसे यहाँ x की पावर 4 आ गया, जबकि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो नीचे क्या होता है? x की पावर 2। ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इस सिस्टम को याद रखिएगा जब नेट चार्ज क्या हो जाए? 0। ठीक है।